ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके बारे में सर बहुत सुना है, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने पर्सनली कंज्यूम करे बिफोर स्टार्टिंग दिस। सबसे पहले बहुत कुछ सीखना है आपसे। रीज़न क्या चैंट किया और रीज़न क्या है कि आप हमेशा इस चीज़ को सब नॉलेज से पहले रखते हो? गायत्री का मतलब सर मेरे वैसे बहुत सारे मतलब हैं गायत्री के। मेरा परिप्रेक्ष्य जो गायत्री को कहता है ना कि अपने आप को ना झुकाना चाहिए। जितने भी लोग हैं पहले उनका नमन करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान धरती को नमन नहीं करता तब वो ऊंचा नहीं उठता। और ज्ञान क्षेत्र में ऊंचा उठने के लिए माँ को छूना बहुत ज़रूरी है, माँ के पैरों को छूना बहुत ज़रूरी है। तो गायत्री मेरे लिए क्या है कि हर लोग को एक छूकर आशीर्वाद लेना कि जो भी मैं हूं केवल इसी की वजह से हूं, और यदि ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। मेरा गायत्री का अनुवाद ये आता है, गायत्री के सरल अनुवाद बहुत सारे मिल जाएंगे, बट झुककर माँ को नमन करना सबसे बड़ा अनुवाद है। हमारे पेरेंट्स, दादा दादी और इनफैक्ट स्कूल्स में भी अधिकतर हर जगह ये होता था, लेकिन ना अब हम ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं। जैसे ज़बरदस्ती स्कूल में आंख बंद कर ली, सर डांटेंगे और वो करेंगे। बट ये रीज़न नहीं था कि वो चाह रहे थे कि एक अपनी लाइफ की, अपने डे की स्टार्टिंग इस लेवल पे आप करिए। जी जी। एक्चुअली क्या है कि फैंसी हो गए हैं सब और बहुत वेस्टर्नाइज हो गए हैं। और मजे की बात क्या है कि वेस्टर्नाइज वाले सारे ईस्टर्नाइज हो गए हैं। राइट। वो ऋषिकेश में बैठे हैं, हम यूएस यूके में बैठे हैं। हमें लगता है पाउंड्स और जीबीआर के अंदर बहुत अच्छी इनकम है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, हर किसी की अपनी अप्रोच है। पर यदि कोई मुझे कहे कि मैं अपने धर्म को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर किसी और बारे में बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खोखलापन है। जब वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसा होगा ना हमारे पास में। एग्जैक्टली। और यदि हम किसी नमन को करते वक्त शर्माएं, झिझके, तो ये अच्छी बात नहीं। आपकी शुरुआत, आपकी मॉर्निंग की बिगिनिंग ही हमेशा किसी अच्छे नमन से होनी चाहिए, चाहे वो किसी को भी हो। और मुझे लगता है कि शिव और शक्ति से बड़ा नमन तो किसी चीज़ का नहीं है। कहते पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिनके अंदर से, उनको नमन करने से पूरा ब्रह्मांड आपके पास है। मैं महादेव का मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये वैसे कहना बहुत छोटा होगा अपने आप में, बट मैं ऐसा कहता हूँ कि हाँ, मैं उनका काफ़ी बड़ा भक्त हूँ और मुझे बहुत प्रेम है उनसे। मेरे अगर लाइफ में अगर आज कह सकते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर कोई मेरे पिता और माता हैं, वो महादेव हैं, मेरे गुरु भी। अमेजिंग। तो वहीं से वो चीज़ आई है। और बचपन में भौतिक जन्म किसी और ने दिया, पर आध्यात्मिक जन्म इन्होंने दिया है। बहुत बड़ी टर्म है मतलब, क्योंकि ना जब आप जैसे हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटीज जब बैठते हैं तो उन्हें एक व्यू चेंज हो जाता है। एक जो कम पढ़ा लिखा है और स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों में है तो लोग समझते हैं अरे अनपढ़ है यार, ये सब फॉलो करे। बट आप जैसी हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी जब पूरी दुनिया देख के इन चीज़ों में एंटर होती है तो उसका मतलब है कुछ। शुभ, यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक होता है लिटरेसी, एक होता है एजुकेशन। एजुकेशन किसी की भी हो सकती है। मैं हो सकता है एजुकेटेड हूँ, पर अगर मैं लिटरेट नहीं हूँ तो मैं इलिटरेट हूँ। साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में फ़र्क है। जिसको स अक्षर आता है, साक्षर होता है, उसमें समझ ज़्यादा है। लिटरेसी इज ऑलवेज काउंटेड हायर देन द एजुकेशन। मे बी मैंने डिग्री कैसे भी ऑक्यूपाई करी हूँ, आपको क्या पता। बट जब मेरी वाणी से, मेरी बातों से मैं अपनी डिग्री को आप तक ना पहुँचा पाऊँ, मैं मेरी सोच से अपने व्यक्तित्व को आप तक ना पहुँचा पाऊँ, लानत है उस डिग्री पर। एग्जैक्टली। मैं अपनी डिग्री को अपने जीवन में कार्यरत ना कर पाऊँ, उसे अप्लाई ना कर पाऊँ, तो क्या ज़रूरत है इस डिग्री की। तो एजुकेशन कभी कभी बहुत पीछे रह जाती है, लिटरेसी बहुत आगे जाती है। इंसान ने कोई डिग्री ना ले रखी हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। बट एक बात है कि अगर मैं कनेक्ट कर जाऊं आपके ऑडियंस से, आपके व्यूअर्स से, आपसे, दैट्स माई लिटरेसी। आपसे बहुत चैनल्स पे बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट रेकी हीलिंग, एनर्जीज।
और आप बहुत बड़े नामी एस्ट्रोलॉजर हैं, बाय गॉड ग्रेस, बाय शिवास ग्रेस। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में सर बात करते हैं, तो मैंने पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों का विजन नहीं जानता, हर कोई इंसान परेशान है। ऐसा नहीं है कि खाली कोई गरीब है तो परेशान है, अमीर आदमी भी हमसे नेक्स्ट लेवल परेशान है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, राइट। तो और मैंने जितना पर्सनली फील किया अपनी फैमिली को, खुद को भी, हर कोई ना अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स रात को डिनर करने के बाद अपने फ़ोन पे ढूंढता है, बाय दिस सोर्स ऑफ इंडियन ऑनलाइन सोशल पोर्टल, यूट्यूब एंड ऑल। लाइफ में मेरे हिसाब से हर कुछ ना कुछ चीज़ों करती रहनी चाहिए ताकि हील अप हो पाए, और हम ट्राई भी करते हैं, चाहे हम प्रभु को ही क्यों ना जपे कि प्रभु ये काम कर दो ना प्लीज़। जी। आप जैसी पर्सनालिटी मेरे चैनल के थ्रू लोगों की कैसे हेल्प कर पाएगी थ्रू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में इसलिए लूँगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी 95% ऑफ इंडिया को कुंडली पढ़नी नहीं आती। ठीक है। उनको किसी ऐप की, किसी ज्ञानी पुरुष की ज़रूरत होती है, आप जैसे, जो बेचारे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर जो घर में परेशान है, जिनको इन सब चीज़ों को नहीं पता, वो अपने बर्थ डेट की हेल्प से, न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपनी पर्सनल लाइफ में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी को हम ज्योतिष कहते हैं और न्यूमरोलॉजी को हम अंक शास्त्र कहते हैं। ओके। इंग्लिश में ना बहुत, मुझे थोड़ा हिंदी को ज़्यादा, मैं फ़ैन हूँ हिंदी का, संस्कृत का, तो आई एम सॉरी व्यूअर्स को अगर मैं डिसअपॉइंट करूँ इस वजह से, क्योंकि अंक शास्त्र का मतलब ना महान है, कि अंक का शास्त्र, जहां हम अंकों के बारे में सब कुछ व्याख्यान करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव नरेशन देते हैं। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ज्योतिष। कभी उस ईश की ज्योति को अगर हम फील करते हैं तो ज्योतिष होता है, क्योंकि ये एक वेदांग है। ज्योतिष एक 6 वेदांगों में से एक है, जिनके नरेशन से हम वेदों को समझ पाते हैं बेहतर लेवल पे। इन 6 वेदांगों के बगैर आप वेदों को नहीं समझ सकते। तो इससे जब हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ना, तो मुझे लगता है हम कंटेन कर देते हैं। ये वृहद है, ये बहुत ही मैग्नीफाइड और ह्यूज है, जिसे हम प्रिसाइज कर देते हैं। अगर आप मुझसे कहें तो नवग्रह मेरे लिए नवग्रह नहीं है, नवरस हैं। 9 फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, 9 ऐसी फ्रीक्वेंसीज, 9 ऐसे सॉल्ट, 9 ऐसे रस जिनको लाइफ में सबको भरना चाहिए। हमारे 12 भाव होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और उसमें 9 रस होते हैं। तो 12 इमोशंस एंड 9 फ्लेवर्स। आपकी ना जैसे हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, कहते हैं ना, मैंने बहुत सुना है कि जो सच्चा भक्त और असली जपने वाला होगा ना, उसकी वाणी में मिठास होगी ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात करेगा, उसको जितनी नॉलेज फीड है, बट एक भक्त होगा ना, वो प्रेम से सब कुछ बताता है, हर चीज़ का एक लॉजिक होगा उसके पास। तो आपकी वाणी में मैं वो सिद्धि और कर पा रहा हूँ कि आपने प्योर हार्ट से उनको जपा है अपने प्रभु को। सर महादेव हैं ये। महादेव ने पार्वती को एस्ट्रोलॉजी समझाई थी, ज्योतिष समझाया था। ओके। और ब्रह्मा ने नारद को अपने 4 मुखों से इस ज्ञान को दिया था। बहुत सारे लोग ब्रह्मा वाला एलिमेंट तो जानते हैं, बट ये जो महादेव वाला है ना, ये नरेशन नहीं जानते। और उसके बाद में सप्तऋषियों को महादेव ने ज्ञान दिया था। ओके। तो ये जो वृहद नॉलेज है ना, अपने आप में एक्चुअली ये जिंदगी जीने का सार है। ये प्रिडिक्शन इसलिए करनी है क्योंकि रेमेडीज करनी है, लाइफ में गलतियां कैसे बचाएं, ये नहीं है। आपका कर्म क्या है। जब हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर लग्न की बात करते हैं, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं ना, वहीं से आपका कर्म निर्धारित हो जाता है, ये करने पैदा हुए थे। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो डेट होती है, आप जिस डेट स्टैंप के साथ पैदा होते हो, जब हम सब पैदा हुए हैं हमारे पास नाम नहीं था, और आज हम नाम के चक्कर में तो घमंडी हुए बैठे हैं। कोई सरनेम को रो रहा है, कोई नेम को रो रहा है, पर औकात तो ये दोनों नहीं थी ना हमारी। जब पैदा हुए थे खाली टाइम स्टैंप और डेट स्टैंप थी। तो हम क्या हैं, तारीख। जिस दिन मरेंगे उस दिन भी तारीख बन जाएंगे। बिल्कुल। दोनों लेवल पे तारीख ही रहती है हमारे पास। तो आपकी डेट में ना आपका सारा कर्म छुपा होता है, फ्लेवर छुपा होता है, फ्रीक्वेंसी छुपी होती है। अभी मेरे से कुछ दिन पहले किसी लेडी ने कांटेक्ट किया, कहती सर मेरे पास किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, न्यूमरोलॉजिस्ट ने बता दिया कि 28 नंबर है मेरा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। ये साल सर शनि का है, मेरा नंबर 28 है। साल शनि का कैसे है कि 2 + 2 + 4, ओके, 2024। तो ऐसे उन्होंने कर लिया मैथमेटिक्स कि 4 + 2 + 2। साल नंबर है 8।
और मेरा नंबर है 28, तो 2 + 8 10, 1 + 0 1, तो नंबर हुआ उनका 1, साल का हुआ 8, तो ये तो शत्रु है, 1 और 8 तो एनिमी है। मैंने कहा बेटा मुझे एक बात समझाओ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 10 हो, 19 हो, 28 हो, सबके लिए नंबर तो 1 ही रहेगा, सबके प्रेडिक्शन सेम कर दोगे? उनका कंसल्टेशन लेने का पर्पस ये था कि सर ये साल तो खराब होने वाला है, आप बचा लो। मैं पहले ये तो पता लगे मुझे साल खराब होने वाला है, ये साल तो खराब है ही नहीं, क्योंकि 28 की और 19 की प्रेडिक्शन अलग होगी, 10 की और 28 की प्रेडिक्शन अलग होगी, 1 की इन सबसे प्रेडिक्शन अलग होगी। एग्जैक्टली अगर 1 10 होता तो फिर इन्हें अलग क्यों लिखते? इन्हें तो एक ही साथ लिख देते ना 1 और 10 को। क्योंकि जितना मैंने पर्सनली ये चीज़ें जानी है, पता किया, तो हमारे तो लॉजिक सारे हिला दिया आपने। जीरो की वैल्यू को नहीं समझते लोग, शून्य अंक नहीं है, शून्य गिरना भी है, उठना भी है, ये जिंदगी को गिराता भी है, उठाता भी है। यदि आध्यात्मिक हो गए, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, यदि उनकी डेट ऑफ बर्थ में शून्य है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस पे निकल जाएं, जिंदगी ऊपर उठ जाएगी। अमेजिंग सर। जीरो अपने आप में फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीरो कोई अंक नहीं है, और केवल इसका जन्म भारत में ही हो सकता था, क्योंकि जीरो की डिस्कवरी भारत में हुई थी। हमें लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं देने वालों में से थे, तो तुमने जीरो दे दिया। उनको नहीं पता, या तो ये सब कुछ है या ये कुछ भी नहीं है, उन्हें बस इतना नहीं पता। तो जीरो का जो एक सिग्निफिकेंस होता है, लोग 10 को, 20 को, 30 को 1 2 3 मान लेते हैं। 1 को हम अगर समझते हैं तो हम जानते हैं कि 1 के साथ जब शून्य लगेगा ना, तो 1 महान भी हो सकता है और 1 अपने लेवल से नीचे भी गिर सकता है। 1 कैन फॉल डाउन एंड 1 कैन एलिवेट फ्रॉम टू द होराइजन्स। अब ये बातें समझने की में थोड़ी ताकत लगती है, क्योंकि लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है मार्केट के अंदर कि ये जो नंबर है ना, इन्हें ऐड कर लो, ये इनका बराबरी होता है। और एक और मैं यही बात कर देता हूं, नेम चेंज कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली ना मैंने पर्सनली फील किया कि हमको चस्का लगा है बॉलीवुड से जी। उसने अपने नाम के आगे डबल के लगा लिया, उसने अपने नाम के आगे डबल ए लगा लिया, तो उसकी जिंदगी बदल गई। इन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि जब फिल्म में किसी ने अपने नाम के आगे अक्षर लगाया, तो अगली फिल्म में उसने वापस क्यों कर लिया? जब अगली फिल्म रिलीज होती है तो वापस अपने उसी सिलेबल पे क्यों चले जाते हैं? अगर वो नाम की रेलेवेंस होती तो इस टाइम पीरियड पे रेमेडी क्यों करते हैं? वो दशा की रेमेडी थी, महादशा की रेमेडी थी, या पूरे जन्म की रेमेडी थी? लोगों को इनमें डिफरेंशिएशन भी नहीं पता। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कुछ नहीं पता। रेमेडी कब करनी है? मेरे से एक इंसान कहता है मैंने बचपन से पुखराज पहन रखा है पहली फिंगर में। मैं क्या सर आ रहा है? पता नहीं, पंडित जी ने कहा था, मैंने पहन लिया। ये मूर्खता बता रहा हूं, क्या गलतियां होती हैं, कैसे गलतियां होती हैं। और मूर्खता इंसान की नहीं है, उसकी है जिसने बताया है। जो अंगूठी थी उसके अंदर जब रत्न हम डालते हैं तो रत्न नीचे से ऐसा होता है, कोनिकल ऐसा, और आपकी स्किन को टच करता है। जब मैंने उसके पुखराज को देखा उतरवा के, फ्लैट था नीचे से और हवा में था, पुखराज बॉडी को टच नहीं कर रहा। हर रत्न को 4 साल के बाद में हटा दिया जाता है, क्योंकि वो एक डिप्लीट हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल भी पहनते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, जानकार होंगे, वो जानते हैं इस बात को कि रत्न को चेंज करना पड़ता है। उसकी एनर्जी डिप्लीशन का भी टाइम पीरियड होता है, कोई 4 साल में होता है, कोई और लेट स्टेज में होता है। आप सारी जिंदगी एक रत्न कैरी नहीं कर सकते। ओके, तो जो 20-20, 30 साल पूरी लाइफ पहन के रखते हैं, वो फलता नहीं है उनको। कई बार हमसे कहते हो सर लाइफ में हमने तो ये भी पहन लिया, 31,000 का पुखराज था, कितने हजार की अंगूठी थी, मिला जुला के 60,000 71,000 खर्च कर लिए, कुछ भी नहीं हो रहा। कब करा था? 4 साल पहले, 5 साल पहले। आपने अगर क्रिस्टल सुना होगा, आजकल क्रिस्टल बैंड्स बहुत फेमस हैं। हमारी कंपनी के अंदर भी हम क्रिस्टल देते हैं, मैं खुद चार्ज करके क्रिस्टल देता हूं। और मेरी फितरत है कि जब लोग क्रिस्टल लेते हैं ना मुझसे, तो मैं परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर कोई साइन बनाता हूं, कोई रेकी सिंबल बना देता हूं, ताकि उसकी ब्लेसिंग्स बढ़ जाती हैं, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब वो लोग लेके जाते हैं तो मैं चार्जिंग कैसे करनी है, इसकी क्लेंजिंग कैसे करनी है बता के भेजता हूं कि रात को इसे पहन के सोना नहीं है, इसे रात को अपने से दूर रखना है। सोने वाले कमरे में कोई क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। सोते वक्त आपकी अपनी ऊर्जा आपसे इंटरेक्ट करे, किसी और चीज की ऊर्जा इंटरेक्ट ना करे। ना शीशे की ऊर्जा, ना आपकी तस्वीर की ऊर्जा, कुछ नहीं। सिर्फ नींद चाहिए। लोगों को आडंबर चाहिए।
कमरा ऐसा होना चाहिए। सोने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए होती है और एक शांति चाहिए होती है। तमस चाहिए होता है सोने के लिए। जागने के लिए सत्व चाहिए होता है। दिन में काम करने के लिए रजस चाहिए होता है। अब रात को क्या करते हैं, उनके कमरे में तमस की जगह से बहुत सारा रजस बढ़ जाता है। कहते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गए सर। मैं बेटा एंग्जाइटी बढ़ा रखी है, क्रिस्टल उतार दे, तेरी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। ओके, ये प्रॉब्लम है जो आधे से ज्यादा लोग, एग्जाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आती है। आप मोबाइल पे जब तक जाग रहे हो आप अपना तमस डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपना रजस को एक्टिवेट कर रहे हो। कहीं भी किसी फ्रीक्वेंसी को यूज करके देख लो, रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो, बहुत प्यारी नींद आएगी। मैं कल रात का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। हम योग निद्रा एक अभ्यास करते हैं। योग निद्रा में क्या होता है कि हमें सोने का टाइम नहीं मिलता और मन भी नहीं करता इतना सोने का। अध्यात्म के प्रैक्टिस के बाद ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, वेरी ऑनेस्टली। कभी कभी सोते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं सोते, 7-8 घंटे कभी कभी सो लेते हैं। 3 घंटे में आप उतना सो सकते हो जितना इंसान कोई 15 घंटे में सोएगा। मैं 3 घंटे सोता हूं, 2 घंटे सोता हूं। तो इट्स लाइक अ पावर नैप, यू कैन से। हाँ, यू कैन से पावर नैप। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ स्लीप डिक्रीज हो जाती है। पैरों से लेकर बॉडी को ऊर्जा को खींचा और सारे शरीर में एक ऊर्जा कांस्टेंट करके सो गए, एनर्जी ब्लैंकेट ओढ़ के। सुबह वो ब्लैंकेट हमें चार्ज कर देता है, बॉडी फ्रेश उठती है। मेरा अलार्म बजता है 3 बजे, मैं 2:45 उठ जाता हूं। अलार्म को अपने हाथ से बंद करता हूं। अलार्म इसलिए क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा गहरी नींद होती है, कभी कभी व्यक्ति नहीं उठ पाता। तो आपको डिसिप्लिन के लिए ना अपने आप की जरूरत है, किसी एक्सटर्नल मोडेलिटी की नहीं। मैं प्रैक्टिस ये करता हूं कि मैं अलार्म से पहले ही उठूं, मुझे कोई और चीज ना उठाए, मुझे कोई और चीज इन्फ्लुएंस ना करे। रुद्राक्ष हुआ, क्रिस्टल हुए, ये रात को नहीं पहनने चाहिए। अब आप इतने भयभीत हैं कि आप रात को हर चीज पहन के सो रहे हैं। मैं इस फिलॉसफी बिलीव नहीं करता। ये टॉपिक हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो क्रिस्टल्स का टॉपिक है, ये ज्यूल्स और जेम्स का टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं, आपने बट बहुत अच्छी बात ये बोली। मैं सरप्राइज्ड और शॉक्ड हूँ ये बात सुन के, क्योंकि पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि बाबा जी ने अंगूठी दे दी, बाबा जी ने तावीज़ दे दिया। वो तो भाई बाबा जी ने बोला इसको निकाल दिया ना शिवम, निकाल और ख़त्म। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, खुद की एनर्जी से काम लो ना। देखिए, वो ताबीज़ नहीं, वो भरोसा है। बाबा का भरोसा है। आप जिस पे भरोसा करेंगे ना वो काम करेगा। क्रिस्टल्स हमारी तरह धरती में पैदा होते हैं। जैसे हम माँ के घर में उल्टे होते हैं, वैसे क्रिस्टल जमीन में उल्टे लटकते हैं। क्रिस्टल हमारी तरह, मैं क्रिस्टल से ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं जेम्स और जूल से थोड़ा कम कनेक्ट करता हूँ। हालांकि पावरफुल वो भी होते हैं, हम उनको भी काम कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग काम होता है। बट क्रिस्टल्स का जो इमोशन कोशेंट है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है, रिजिडिटी कम होती है। जितने भी हीलर्स रीडर्स सुन पा रहे होंगे ना, वो इस बात को समझेंगे, क्रिस्टल्स का फ्लेक्सिबिलिटी कोशेंट थोड़ा ज्यादा होता है। ओके। नंबर्स से क्रिस्टल को कनेक्ट कर सकते हैं जो लोग। अब न्यूमरोलॉजी आपने जैसे पूछा और न्यूमरोलॉजी आपने जिक्र किया, हर नंबर के साथ ना एक एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं। 16। हाँ जी, ओके। जैसे अगर हम एक डिस्कशन करें नंबर्स के बारे में, तो हमारे 1 से लेकर 9 तक के अंक बोले गए हैं। 0 महान अंक है, मैं उससे थोड़ा अलग से डिस्कस करूंगा। 0 फिलॉसफी है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। कई लोग होते हैं 1 नंबर से पैदा होते हैं, 1 अंक पे पैदा हो गए, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 1 या टोटल है 1। अब यहां पर आपके ऑडियंस को एक बात बतानी जरूरी है कि जो डेट ऑफ बर्थ है ना, मंथ नहीं, ईयर नहीं, खाली डेट, वो आपकी सोच है। ओके। और जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का एडिशन है, वो आपका विचार है। एक होती है सोच, एक होती है विचार। सोच पहले जन्म लेती है, विचार आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस बाद में डालते हैं। ओके। भाग्य भी कह देते हैं, अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम भाग्यांक कह देते हैं। मूलांक और भाग्यांक, राइट। ओके। मूलांक क्या होता है, आपका मूल क्या है, तो आपका स्पेसिफिक क्या है। आपका ईयर नंबर तो बहुतों से शेयर हो रहा है, आपका मंथ नंबर भी बहुतों से शेयर हो रहा है। आपका स्पेसिफिक क्या है, डेट, तो आपका मूल बनता है। पर आपका जब सब कुछ मिला लेंगे तो आपका क्या है, यही तो भाग्य है। ओके। मतलब आई थिंक 90% तो इंडियंस और पूरे लोग तो सिर्फ अपने बर्थ डेट के ऊपर पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, उन दोनों की रेलेवेंस क्या है और इनका आपस में फ्यूजन कैसे होना चाहिए। अगर किसी ने मूलांक और भाग्यांक का फ्यूजन समझ लिया ना, तो उसकी लाइफ की सोच क्या होनी चाहिए, उसकी लाइफ का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, उसे ही समझ में आ जाएगा।
इवन नेम के टोटल को भी हम भाग्यांक कहते हैं। ओके, नेम का भी टोटल होता है? जी। जब जिसका डेट ना हो तो कौन सी फिलॉसफी लगाएगा? राइट। नेम। काफी लोगों को नहीं पता, हम लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स थी, खाली नाम पता है हमें। मेरे कई सारे सिख फ्रेंड हैं, मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फ्रेंड्स हैं, उन्हें नहीं पता होता, वो घर में नोट भी नहीं करते। जो ब्राह्मण ऐसे हैं जो कुंडली में बिलीव करते हैं, वो डेट को नोट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज भी नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो डेट का रेलेवेंस आपका क्या है कि वो आपका सोच बनाता है। टोटल डेट ऑफ बर्थ आपका विचार लेके आता है, आपका भाग्य बनाता है कि इस दुनिया के सामने कैसा होना है। टोटल डेट ऑफ बर्थ अंदर से जानना है तो डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोग जो रेमेडीज बताते हो वो विद द हेल्प ऑफ ओनली बर्थ डेट या पूरा डेट ऑफ बर्थ? मैं तो मंथ को भी इंक्लूड करता हूं, ईयर को भी इंक्लूड करता हूं। ये कॉम्बिनेशन बनता है ना। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, आपका मंथ ऑफ बर्थ है 2 और आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है 3। इन केस मैं एक सीक्वेंस लेके चल रहा हूं, तो 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं सन को, 2 से मून को, 3 से जुपिटर को। तो यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ सन, मून एंड जुपिटर। अब कोई सारी रेमेडी आपको सन की दे जाए, वो काम नहीं करेगी। एग्जैक्टली। अब 1, 2 और 3 का टोटल क्या बना? 6। तो आप टोटलिटी में क्या हो? वीनस। तो सन, मून, जुपिटर एंड वीनस, दैट्स योर पर्सनैलिटी। ओके, और नॉर्मल लोग खाली सूर्य की दशा, सूर्य को कैसे करें, पुखराज पहना रहे। ओके, ये बहुत लॉजिकल है, ये बहुत लॉजिकल है। और एक मजे की बात आपको और आपके ऑडियंस को बताता हूं कि हमारे डेट में 3 सेगमेंट होते हैं। डेट, मंथ, ईयर, ये आपकी लाइफ के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आप क्या व्यवहार करोगे, दूसरे हिस्से में आप क्या व्यवहार करोगे, तीसरे हिस्से में आप क्या व्यवहार करोगे। ये 3 हिस्से होते हैं जो कहते हैं लाइफ के 3 फेजेस आते हैं। फेजेस होते हैं, एग्जैक्टली। ओके, ये भी है, डेट से लिखा होता है। और ये आपके व्यूअर्स सुन के बहुत हैरान होंगे कि कितना सिंपल है। और इन फेजेस के सब फेजेस भी होते हैं। जैसे डेट के 2 अंक होते हैं, हो सकता है किसी की डेट सिंगल हो या 2 अंकों वाली हो सकता है, हम उसके भी सॉल्यूशन बताएंगे। डेट के 2 अंक, मंथ के 2 अंक और ईयर के 4 अंक, तो टोटल कितने फेजेस बन गए? 8। डेट के 2, मंथ के 2, ईयर के 4 हिस्से, तो टोटल मिला के 8 फेज। तो 3 मेजर फेज होते हैं, 8 सब फेज होते हैं। ओके, तो आप ये प्रॉपर डीप में उसमें पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। किसी का कोई इंसान कैसे छुपा हुआ है, उसके अंदर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, सब निकाल के दिखा देंगे। सर व्यूअर्स का पता नहीं, आपने मेरे लॉजिक पूरे हिला दिए, मैं जो प्रिपेयर करके आया था। अब ना प्लीज खाली आप इलैबोरेट करो, और मैं चाहता हूँ पूरे पॉडकास्ट में अब आप प्लीज मेरे कहने से 1 से 9 आप बताइए। श्योर, ताकि बेचारा घर पे बैठा हुआ हील अप हो सके। अभी आपके जितने ये व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो भी आपका जेंट्री है जो आपको देख रही है, ये आज समझ जाएगी कि मूर्ख नहीं बनना है। लोगों को ना न्यूमरोलॉजी के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपके चैनल से बताऊंगा मेरे पास कितने ही लोग हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, बहुत बड़े बड़े रीनाउंड नामचीन लोग हैं जो कि नेम चेंज और डेट चेंज, सरनेम चेंज, पितरों तक का नाम चेंज कर दो। हमारे सरनेम में पितरों का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं अपने आप में 2 पर्सनालिटी लेके चलता हूं, एक सिद्धार्थ और एक भारद्वाज। सिद्धार्थ महान बनेगा कुछ नहीं होगा, भारद्वाज महान बन गया तो सिद्धार्थ अपने आप महान बन जाएगा, क्योंकि उसका पूरा कुल महान बन जाएगा। मैंने अपनी लीनेज को एक बहुत बड़ी एनर्जी दे दी। लोग अपने सरनेम के अंदर ही ऑल्टरेशन कर देते हैं। एंड डोंट यू थिंक सो कि अपने सरनेम से छेड़छाड़ करना एक तरह से डिसरिस्पेक्ट? मुझे लगता है, हो सकता है बहुत लोगों को लगे तुम गलत कह रहे हो, तुम ओल्ड स्कूल हो, तुम ये हो, ठीक है कर लो क्रिटिसाइज, बट ये तो लॉजिक है ना, पितरों से छेड़छाड़। और चलिए छेड़छाड़ की बात नहीं करते, एक प्रोनाउंसिएशन तो होता है। बिल्कुल। मेरे एक स्टूडेंट ने किसी को कंसल्ट करा, उन्होंने, स्टूडेंट का सरनेम था जैन, आप सुनिएगा JAIEYN। अब आप इसे क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? मैं जैन तो नहीं बोल पाऊंगा इसे, इट्स लाइक जैन समथिंग लाइक दैट। मेरी ही एक स्टूडेंट ने अपने नाम के अंदर, उनका नाम था संचिता, SANNCHITTA, संचिता। मैंने कहा बेटा मुझे सुन के ही चिता वाली फीलिंग आ रही है इस नाम में से। कहते सर जब से नाम रखा है पहले तो इंपैक्ट आया था, फिर नहीं आया। बहुत बच्चों के नाम ऐसे होते हैं, बेड़ा गर्क कर रखा है नामों का, एकदम भ्रष्ट कर रखा है नामों को, और कह रहे हैं हमने रेमेडी करी है।
ऐसे अगर रेमेडी जिंदगी सही करती ना, जितनी कंट्रीज में बुरा हाल है सबका नाम चेंज कर दो, रातों रात नाम चेंज कर दो, अगले दिन कंट्री फ्लरिश करेगी। ऐसे नहीं होता, बिना कर्म के रेमेडी काम नहीं करती। न्यूमरोलॉजी का डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात यही बता देता हूं, एक कंसेप्ट होती है एक्टिवेशन ऑफ नंबर्स। नंबर को एक्टिवेट करना भी जरूरी है। आप अपने हाथ में बड़ी बड़े महाशस्त्र लेके बैठे हैं, आप क्या कर रहे हो? पीठ खुजला रहे हो। राइट। महाशक्तियों से पीठ नहीं खुजलाई जाती। आपके पास में एक्टिवेशन ऑफ नंबर कब आता है? जब अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो और जिंदगी को जीते हो। एक पुत्र है, पिता के कारखाने में जाता है, पिता ने कारखाना लगाया हुआ है, बल्कि दादा ने लगाया हुआ है, दादा ने अपने बेटे को एस्टेब्लिश करा, अपने बेटे ने अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर दिया, दोनों वहां जाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, दिन भर पार्टी करते हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, रात को वापस आ गए। इनके नंबर एक्टिवेट होंगे? नहीं। इन्होंने अपना कर्म करना सीखा कब है? दादा के कर्मों से बेटा खा रहा है और बेटे से पोता खा रहा है। ये एक दूसरा कर्म खा रहे हैं अब तक। और जिस दिन दादा के कर्म डिप्लीट हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो पहले बेटा मरेगा, फिर उसके बाद बेटा भुगतेगा। और फिर ऐसे ही लोग परेशान होकर बाबाओं के पास जाएंगे कि अपने पितरों को नाम। तो सब कुछ ठीक था, अब खराब क्यों हो गया? पहले तुम किसी और का भाग्य खा रहे थे, बिल्कुल, और तुम्हारे वाले का जब खाना शुरू कर दिया तो तुम्हारी बैंड बजनी शुरू हो गई। क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है कि ना, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, बट दिल्ली में इनफैक्ट इतने बड़े बड़े शॉप्स और पुरानी इतनी गहरी दुकानें हैं जो खाली बाप दादा परदादा के नाम पे चल रही है। बिल्कुल। और फिर ना हमारी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म हो जाता है वो। मैं कई इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को खुद बिजनेस करने के लिए लात मारे घर से बाहर निकालते हैं कि तुम हमारे भाग्य का नहीं खा सकते, तुम्हें अपना भाग्य बनाना होगा, तुम जाकर अपना काम करके आओ, क्योंकि तभी नंबर एक्टिवेट हो पाएंगे। मूलांक और भाग्यांक कब एक्टिवेट होगा? जब मूल एक्टिवेट होगा, आपका रूट एक्टिवेट होगा। तो किसी ने अपने मूलाधार चक्र पे ही काम नहीं करा, अपने बेस पे काम नहीं करा, तो कैसे मूलांक एक्टिवेट कर सकता है वो इंसान? हो सकता है मेरी फिलॉसफी किसी की समझ में ना आती हो, बट मेरे पास तो काम करती है। मैं पता नहीं कितने बच्चे पढ़ा चुका हूं, स्टूडेंट्स मेरे कितने हो चुके हैं मुझे अब याद भी नहीं है, कई सालों से काम कर रहा हूं। मेरे ही स्टूडेंट, मुझे पता है, बहुत राउंड नेम से मार्केट में बहुत सही सही कोर्स बेच रहे हैं, और सही सही से मेरा इसमें कटाक्ष भी है। बहुत बड़े बाबा हो चुके हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और कई बार कॉल आता है उनका, सर कोई और नहीं, आपने फिलॉसफी गेन करी तो प्लीज बताना। तो बेटा आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ये नई वाली कंसेप्ट है, अपने कोर्स में डाल लेना। मेरा नया कोर्स कंटेंट आपका बना के दिया आपको भी कभी। तो ये करते हैं, छाप देते हैं वही के वही। कईयों तो मेरे नाम भी नीचे रखे हुए हैं, सर ने ये नोट्स दिए हैं। ओके। उनका कोर्स महंगा है, हमारा सस्ता है, ऐसे कह के भी। सो हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि हमारे नेम में एक इंपैक्ट होता है, डेट में एक इंपैक्ट होता है, साथ में उसके कर्म करने पड़ते हैं। कर्म जब तक नहीं करेंगे कोई आपको बचा नहीं सकता। खाली नाम चेंज कर लेने से और जिंदगी में भागने से अगर सॉल्यूशन मिलता ना, तो सारा दुनिया तरक्की कर लेती। तो अगर आपका नेम और डेट किसी अंक का है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी, उसका कर्म भी करना पड़ेगा। तो 1 नंबर की अगर हम स्टार्टिंग करें तो 1 मींस द लीडर, ओके, द अल्टीमेट, द पायनियर। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है, इनके सामने आप ऊर्जा को फील करेंगे, फेस करेंगे कि अगला बैठा हुआ है, भरा हुआ है ऊर्जा से, ओतप्रोत है ऊर्जा से, पहले से ही इनमें भरी होती है एनर्जी। ओके। अब एनर्जी जिनमें भरी होती है उनका अच्छा क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया करते हैं, कि सामने वाले को मोहित कर लेंगे। आप इन्हें ना नहीं बोल पाते और ना ही बोलने देते, बिल्कुल, क्योंकि अहम भी होता है। एक का मतलब एकम भी होता है, इदा भी होता है और इका भी होता है। तो शिव भी यही है और इंद्र भी यही है, तो घमंड भी यही है, और महादेव भी फिर इसी से प्राप्त करते हैं कि आप एक को समझ जाते हो कि सबको सब कुछ एक ही है, या तो शून्य है या एका है, उसके बीच में कुछ नहीं है। सॉरी, मेरा थोड़ा एंगल फिलोसॉफिकल है। नहीं सर, मैं चाहता हूं मैंने ये पर्सनली फील किया है जब मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को मैंने जाना, अध्यात्म में एंटर हुआ। हम ना भक्ति भूल गए हैं। हम जब, आप लोगों को तो छोड़ो, हम जब भगवान को भी अपने काम के लिए पटा रहे हैं ना, तो सर सब खत्म है। एक सिंपल सी बात है सर कि अगर आप चालाक हो तो आपका भगवान भी तो चालाक है ना। बिल्कुल। जितने शाणे आप हो उतना शाना भगवान भी तो है ना। तो आप 1.5 शाने तो वो 1.5 शाना है, वो चीज़ें फिर वैसे ही देगा आपको। सरल हो जाओगे तो ईश्वर सरल है।
कठिन हो जाओगे तो ईश्वर इतना कठिन है कि समझ में नहीं आएगा। एक नंबर एक्चुअली इसी का रिप्रेजेंटेशन है कि आइदर वन इज कंप्लीट द अल्टीमेट और वन इज वेरी सुपरफिशियल एंड फिजिकल। एक नंबर वाली पर्सनालिटी को एंगर और रेज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इनका ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग होता है हर चीज के लिए। राजा है, पिता कहते हैं इसे, ये रूलर है, अपने कैरेक्टर दिखाएगा जरूर, मानेगा नहीं कैरेक्टर दिखाए बगैर। आइडियाज बहुत आते हैं, दिन भर आइडिया से भरे होते हैं। एक आइडिया आएगा, दूसरा आइडिया आएगा, तीसरा आइडिया आएगा, पहला वाला आइडिया बोर लगेगा। खुद ही शाम को अपना पहला आइडिया निगेट करते मिल जाएंगे, यार ये वाले में मजा नहीं आया। और इनके आसपास वाले नोटबुक लेके इनके सारे आइडियाज लिख रहे होते हैं, और इन्होंने जो आइडिया की बुक छापी है शाम तक वो सारे कॉपी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को क्रिएटिव कह सकते हैं? क्रिएटिव होते हैं, हाइपर क्रिएटिव होते हैं, पर क्रिएटिव के साथ में माइंड को थोड़ा रेस्टलेसनेस पर मेंटेन करते हैं, तभी इन्हें एंजाइटी, इचिंग, हाई बीपी ऐसी चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं उस चीज को। जिसमें एनर्जी बहुत है वो कंट्रोल नहीं कर पाता बहुत बार। बिल्कुल। अगर एनर्जी आप कंट्रोल कर गए, आपने अपनी विद्याएं कंट्रोल करनी सीख ली, आपने अपनी ईर्ष्या, अपना एंगुश, अपनी इच्छाएं कंट्रोल करनी सीख ली, तो आपका वन नंबर बहुत शांत है। अब आप लाइफ में एक ऐसे राजा हैं जिसे अपनी गद्दी का घमंड नहीं है। आप जानते हैं कैसे काम निकालना है, बट इस बात का तनिक भी मान नहीं है आपको, अभिमान नहीं है आपको। तो इसमें सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि खाली नंबर का जोड़ने से कुछ नहीं होता, हर नंबर का अपना महत्व है। तो आपने जब वन का डिस्कशन किया तो इसमें आप कौन कौन से नंबर्स को ले रहे हो ये बताएंगे? सर एक्चुअली में वन जब हम कहते हैं ना, तो वन के साथ में आप 10 के कैरेक्टर भी लेके चलेंगे। 10 के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 भी आ गया, बट बेसिक उसका 1 क्रिएट होगा, साथ में 19 भी बनेगा, फिर 28 भी बनेगा। तो हम यहां पर 1 के साथ में इन सीरीज को लेके चलेंगे। अब 1 है राजा, सब सुनेंगे उसकी, तो 1 की इंपैक्ट 2 से लेके 9 तक सारे नंबर्स में आते हैं। ये हर किसी को लीड कर लेता है। ओके। बट 3 ऐसे रिवोल्यूशनिस्ट हैं जो इसको एंटी कर सकते हैं, राहु, केतु, शनि। वो मैं आगे बताता हूं कैसे। राजा को सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंटेशन देता हुआ नंबर 2 है, दैट इज रानी। ओके। 1 को झुका दो, थोड़ा डिसेंट बना दो और ग्राउंडिंग कर दो तो 2 बन जाता है। राइट। ये डिसेंसी है, ये ग्राउंडिंग है, तो यहां से जो नंबर क्रिएट होता है दैट इज नोन एज 2। अच्छा, नंबर्स की बनावट में भी एक लॉजिक है। मेरे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आता है साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स। तो मैं नंबर्स की स्ट्रक्चर, उनकी साइकोलॉजी पे हमेशा बात करता हूं। तो हमारे सिलेबस के अंदर मैंने स्पेशली इस टॉपिक को इनकलकेट किया है कि नंबर दिखते कैसे हैं। आपके नंबर के अंदर यूनिवर्स के मैसेज हैं। जो न्यूमरोलॉजी बनी थी ना, वो ईश्वर के मैसेज को इंसान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ओके। और ये कोडेड चीजें होती हैं जिसे हमें डिकोड करना पड़ता है। तो आपके नंबर्स के अंदर एक्चुअली वो नंबर नहीं है, अपने आप में पूरा लेसन ऑफ लाइफ है। तो मैं पढ़ाता हूं अपने सिलेबस के अंदर कि ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और कौन सा नंबर कहां पे आधारित है, किस चक्र पे। तो हमारे सिलेबस के अंदर चक्र और नंबर दोनों बताए जाते हैं। जैसे 1 नंबर है, मणिपुर चक्र का स्थान है इसका। ओके। आपके मणिपुर से गवर्न होता है, यहां की ऊर्जा आपके 1 को गवर्न करती है। 2 नंबर की बात करते हैं तो नाभि से नीचे भी होता है और ये यहां भी होता है। क्योंकि 2 नंबर हमारा चंद्रमा को इंकित करता है, दैट रिप्रेजेंट सन, सॉरी मून। अब मून जो है, चंद्रमा जो है हमारे पास में, उसकी 2 फेजेस होते हैं। मून नंबर हमेशा बाई फेज मिलता है। ओके। नंबर 2 इज मून। अब मून एक तो है डार्कर और एक है ब्राइटर। आपका मून अगर डार्कर है तो आप नाभि से नीचे अपनी इच्छाओं में लिप्त हो जाओगे। अगर आपका ब्राइटर मून हो गया तो आप उठते 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 यहां तक आ जाओगे, आप अपने ध्यान में उतर जाओगे। नंबर 2 वाले इसलिए या तो बहुत सेडिस्ट मिलते हैं या नंबर 2 वाले बहुत स्पिरिचुअल मिलते हैं। ये नंबर 2 की 2 कैरेक्टर हैं, एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स हैं। इनको समझने के लिए मां समझना पड़ता है, मातृत्व, मां, इमोशंस, मैटरनल, ये इमोशंस हैं जो हमारे नंबर 2 के साथ कनेक्ट होते हैं। चालाक भी बहुत है, क्योंकि रानी इतनी चालाक है जितना राजा नहीं है। राजा कई राजा नहीं बना सकता, रानी कई राजा बना सकती है। रानी किसी भी राजा के साथ जुड़ सकती है, राजा चाहकर भी कई रानियां नहीं बना पाता। उसे लगता है उसने हथिया लिया रानी को, बट
अगर आपने कभी चेस खेली है, सबसे खतरनाक गेम क्वीन का होता है। बिल्कुल। वो किसी तरफ भी वार कर सकती है। तो क्वीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द चेस। कभी किसी की रानी को आप अगर हथिया लें चेस के अंदर, तो उसके बाद तो उसका गेम खराब करना बहुत आसान होता है। तो मून रिप्रेजेंट सच पीपल हु हैव माइंड गेम्स, हु कैन प्ले विद योर माइंड, योर साइकोलॉजी। तो इसलिए मून को साइकोलॉजी पढ़ना, साइकोलॉजी से प्ले करना बड़ा पसंद है। ओके। दिमाग के अंदर घुसना, आध्यात्मिक चीजों में घुसना, साइकिक एबिलिटीज हासिल करना, थर्ड आई की बातें करना, थर्ड आई पे ध्यान करना, समाधि में उतरना। ये 2 नंबर वालों का बता रहे हो? मून नंबर कैरेक्टर नंबर 2। बीमारियां भी फिर ऐसी होती हैं, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा दिमाग खराब भी हो सकता है उसका। तो मेंटल डिस्पेयरनेस और मेंटल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं नंबर 2 वालों के पास आएंगे। चार्ट में मल्टीपल 2 अगर मिलते हैं तो हम ऐसा कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं नो डाउट, बट ऐसा हम प्रिडिक्शन करते हैं। ये नंबर 2 के पूरे कैरेक्टर मैंने दिए। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत विविड है। मैं उसको प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना मैक्सिमम आपके यहां पे बता सकूं, और अपने करिकुलम में जितनी बातें मैंने हाईलाइट करी हुई हैं मैं वो बता रहा हूं यहां पर। तो जब भी हम आप जैसे पर्सनालिटी से मिलते हैं, जैसे आपने 2 का बताया, अब आप एकदम से इसकी रेमेडी नहीं बता सकते क्योंकि आपको पूरा डेट जानना पड़ेगा उसके लिए, राइट? जी, कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप भी 2 मैं भी 2 तो हम सबके लिए सेम रेमेडी है। अब मान लीजिए 1 वाले आते हैं तो कई लोग कह देते हैं कि तुम तांबे का कड़ा पहन लो, तुम तांबे के लोटे पानी पी लो। पहले उसकी दशा देखो। रेमेडीज दशा देख के दी जाती हैं। रेमेडीज कभी भी भाग्यांक मूलांक देखकर नहीं दी जाती, दशा और अंतरदशा की रेमेडीज दी जाती हैं। कुछ रेमेडीज पूरी लाइफ करनी होती हैं, कुछ रेमेडीज पर्टिकुलर टाइम पे करनी होती हैं। अब आजकल क्या चल रहा है कि तुम्हारी ये नंबर की हालत है, तुम्हारा ये नंबर है, अच्छा ये कर लेना। लोग कहते हैं बैकफायर हो गई सर हमारे पे तो रेमेडी, इसीलिए हुई क्योंकि दशा क्या आ रही है, आपने वो कभी यूज ही नहीं करा उस बात का। ये टेक्निकल पार्ट है, मैं इसलिए इस पार्ट को थोड़ा सा हटा के चल रहा हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। मैक्सिमम यूट्यूब पे आजकल आप ये देखोगे फैला रखा है ये। बिल्कुल, मेरा भी लॉजिक जब भी चेंज हो, क्योंकि हमेशा ये देखा है 2 नंबर यहाँ पे इसका ये सब हर जगह सेम मिलता है। मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा आपके चैनल के, जब कोई कहता है 2 नंबर की रेमेडीज हैं तो एक क्वेश्चन पूछें चैट बॉक्स में उससे, कब करनी है रेमेडी। लोग कभी नहीं पूछते। 2 नंबर के रेमेडी का मतलब क्या होता है, मेरा नंबर 2 है मैंने रेमेडी कर ली। अरे कब करनी है, किस इंसान को किस वक्त करनी है? क्या नंबर 2 और नंबर 29 एक ही है? 11, 29, 2 सबका टोटल 2 आता है। अगर मैं 2 नंबर को 11 को 29 को एक सी रेमेडी करा दूं, खत्म। तो सर इसमें तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मैं रेस करना चाहूंगा, फिर तो अगर सबके नंबर्स की वैल्यू अलग है तो सबके करियर पॉइंट्स भी अलग मिलेंगे। तो कोई इंसान अगर एक खाली नंबर्स पे जज करके करियर चूज कर लेगा, फेलियर में भी जा सकता है। दशा अंतरदशा के हिसाब से हम ले सकते हैं। देखो, एक होता है लॉन्ग टर्म करियर, एक होता है शॉर्ट टर्म करियर, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके। अब ये जो व्यूअर्स सुनेंगे ना कहेंगे ये तो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। देखो, आप जब किसी को कहते हो कि बेटा ये करियर कर लो, तो पहले इंसान फेथ पे चलता है। वो ये लॉजिक नहीं लगाता कि मुझे क्या बेस्ट आता है। बिल्कुल। मेरे पास आज सुबह कंसल्टेशन आई, उन्होंने कहा कि सर मेरा टाइम पीरियड खराब चल रहा है, आप बताओ मैं कौन सा करियर करूं। मैं कहा आपके चार्ट के हिसाब से आपको मेडिकल करियर में जाना चाहिए। कहता सर मैं 70 ईयर्स एज है। मैं कहा मुझे पता है। मैं कहा आपने ऐसा प्रश्न पूछा क्यों मुझसे? आप ये पूछना कि मेरा ये काम चल नहीं रहा है, इसे ठीक करा दो। राइट। 70 साल की उम्र में आप मुझसे कह रहे हो करियर क्या है, चार्ट देख के बता दिया मेडिकल करियर में चले जाओ। पहली बात तो प्रश्न पूछने वाला सही प्रश्न नहीं पूछता। तो इसलिए उत्तर देने वाले के पास में ना सही उत्तर की गुंजाइश नहीं रहती। आप अपने प्रश्नकर्ता से एक बार पूछो तो सही कि आप क्या पूछना चाहते हो, और प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले से पूछे कि एग्जैक्टली आपने क्यों कहा ऐसा। जब कभी हम अब नंबर 2 को समझेंगे तो हमेशा समझिएगा कि इन पॉइंट्स को जरूर फोकस में लाना है। नंबर 3 बृहस्पति, त्रिशूल, थर्ड आई। ओके। ज्ञान, आपके ज्ञान को होल्ड करने की एबिलिटी बृहस्पति है। जुपिटर ज्ञान को होल्ड करना है। अब कई लोगों में कंफ्यूजन होता है कि जुपिटर ज्ञान को एक्सप्रेस करना है। जुपिटर ज्ञान को एक्सप्रेशन नहीं करता, वो मरकरी करता है। मरकरी वाणी कारक है, एक्सप्रेशन का सेंटर है। तो जब जुपिटर की बात करते हैं तो आपकी एबिलिटी ज्ञान को सोखने की है, ज्ञान को भरने की है।
ओके ये मैं आपके व्यूअर्स को इसी जगह बता देता हूं कि नंबर 3 एक्सप्रेशन का नंबर नहीं है, नंबर 3 गेनिंग का, गैदरिंग का नंबर है। नंबर 3 को हम लकी नंबर कहते हैं। एक यूनिवर्स के 3 सेट हैं जो बहुत लकी नंबर कहे जाते हैं। 3 को हम त्रिदेव कहते हैं, 3 को हम त्रिशक्ति बोलते हैं, 3 को हम महादेव, विष्णु और ब्रह्म कहते हैं। 3 के एडिशंस जितने भी बनते हैं 3, 6, 9, ये लकीएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्स कहलाते हैं। ओके 3, 6 एंड 9। अगर कहीं घर ना मिल रहा हो किसी को, 3, 6, 9 बेस्ट पॉसिबिलिटी। आपको कहीं, मैंने कई स्टूडेंट्स पर 3, 6, 9 यूज करके देखा, इतना बेनिफिट मिला। आप निकोलस टेस्ला, एक साइंटिस्ट रहे निकोलस टेस्ला, उनका 3, 6, 9 के ऊपर पूरा रिसर्च पेपर है। तो ये 3, 6, 9 थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, आपने क्या यूज करने को बोला 3, 6, 9? मैंने कहा कि आपको एड्रेस कैसा मिल रहा है घर का, तो उनके घर के एड्रेस में 3, 6, 9 मिल गया कि सर ये एड्रेस मिल रहा है, 3, 6, 9 मिल रहा है, मैं गो फॉर 3, 6, 9। ओके, ये तीनों या तीनों? ओके, एक साथ। तिगड़ी अगर ना मिले तो एक एक करके भी यूज कर सकते हैं इन्हें, पर अगर तिगड़ी मिल जाए इनकी तीनों की, ट्रायो मिल जाए इनका, तो कहने क्या है। निकोलस टेस्ला ने यह भी कहा था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि 3, 6, 9 इंटर डायमेंशन नंबर है। आप इस फ्रीक्वेंसी को जब वर्क करते हैं इसके ऊपर 3, 6, 9 की फ्रीक्वेंसी पे, तो आप दूसरी डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं। ओके जिसकी जो हम 3rd और 4th डायमेंशन की बातें करते हैं। तो उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी की थ्योरी के अंदर 3, 6, 9 का वर्णन किया है। मैंने अपने न्यूमरोलॉजी के नोट्स के अंदर निकोलस टेस्ला का वो एक्सपेरिमेंट शेयर किया है कि हाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स, और उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी को कोट एंड कोट रेफर करा कई जगह पे। तो अगर हिंदू माइथोलॉजी गलत थी, एक साइंटिस्ट लेवल का इंसान कैसे बिलीव कर रहा था इन सब बातों पे? बिल्कुल। तो बृहस्पति नंबर जो होता है पहला लकी नंबर होता है। अब इसको मैं अनुवाद करता हूं थोड़ा साइंटिफिकली। आपको पहला लक कौन देता है? बृहस्पति। 6 नंबर किसका होता है? वीनस का। 9 नंबर होता है मार्स का। पहला लक आता है ज्ञान से। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। ओके। शुक्र आपके शुक्राणु से आता है, आपकी वंशावली से आता है, आपकी फ्लरिशनेस संपदा से आता है। तो अगला लक कहां से आता है? संपदा से, या फिर जिसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। संपदा में आप क्या इंक्लूड करेंगे सर? संपदा में सब कुछ आता है। जैसे आप कहते हैं आप अमीर हैं या प्रॉस्परस हैं। ओके। अमीरी का उल्टा गरीबी हो सकता है। अमीर गरीब हो सकता है, जो प्रॉस्परस हो गया वो अनप्रॉस्परस नहीं हो सकता। जब आपका समृद्धि आ गई तो असमृद्ध नहीं हो सकते आप कभी। उसके लिए आपको अपना कुल का नाश करना पड़ेगा, अपना नाश करना पड़ेगा, तभी आप असमृद्ध हो सकते हो। तो आपके पास जो नंबर 3 वो है ज्ञान का, 6 समृद्धि का, और 9 पराक्रम का। जिसने ज्ञान, समृद्धि और पराक्रम को अपने हिस्से में ले लिया, लकी कैसे नहीं है? समझाने वालों ने किस तरीके समझाया था और हमने उसका क्या बिल्कुल अनुवाद करा था। इतना डीप से नहीं समझाया आज तक सर। मेरे को नहीं पता कि हमारे व्यूअर्स ने लिंक किया नहीं किया होगा, बट आई थिंक हर इंडियन के साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा के साथ एक इमेज है कि पंडित जी के पास गए, पंडित जी कुंडली देख के बोल रहे बेटा ये पहन ली। एग्जैक्टली। बट उन्होंने रीजंस नहीं दिए, उन्होंने ना अपने आप के अंदर एंटर होने नहीं दिया हमको। सर एक्चुअली मेरा एक कंसेप्ट है, मैं कई बार अपने टीचर से बहुत बार डांट भी खा चुका हूँ। बहुत बहुत महान व्यक्ति मुझे डांट देते हैं। मैं कहता हूँ कि शिष्य को ना गुरु चुनने का अधिकार है, और गुरु को शिष्य, बिल्कुल दोनों तरफ से होना चाहिए। गुरु इतना घमंडी नहीं होना चाहिए कि आप मेरे सामने प्रश्न नहीं कर सकते। आपका पूरा हक है, आप कीजिए। आप सभ्यता के दायरे में कुछ भी पूछिए। हाँ, शिष्य असभ्य हो तो गुरु के पास पूरा अधिकार है उसे खंडित करने का, उस प्रश्न को भी और उस वक्तव्य को भी। अगर शिष्य डर के रहेगा तो सीखना फिर बेकार है। क्वेश्चन पूछना तो सर महादेव ने प्रोसेस स्टार्ट किया था। सप्तऋषि आकर महादेव से प्रश्न पूछते थे, शास्त्रार्थ करते थे। देवी खुद बैठती थी, महादेवी साथ बैठती थी वहां पर। इंकित है शिव पुराण के अंदर, प्रश्न पूछने की तो मर्यादा होनी चाहिए। जब प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सोशल डेवलपमेंट होता ही क्वेश्चन आंसर से है। मेरे अपने सिलेबस के अंदर मैं कई बार बच्चों के पास मेरे बदनाम हूं मैं इस चीज के लिए कि मेरा सिलेबस होता है 31 डेज का। मेरा सिलेबस कभी कभी 61 डेज तक चला जाता है। ओके। कहते हैं सर हमने आपका फीस 31 डेज की दी, अब 61 डेज क्यों स्ट्रेच कर लेते हो? मैं बेटा आई एम सॉरी, मैं फालतू पढ़ा गया, मुझे माफ करना। तो बच्चे कभी कभी इन बातों में मुझे काउंटर करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इस लिमिटेड पीरियड में आपको देना है। बिल्कुल।
और मैंने ये सीखा है कि अगर किसी के पास फ्रॉम द कोर नॉलेज है ना, वो एक ही पैरामीटर पे बात नहीं कर सकता, वो हर बार उस नॉलेज को अलग तरीके से पोर्ट्रे करेगा। मेरा कभी भी कोर्स एक सा नहीं होता। मेरे एक एक कोर्स को लोगों ने 15-15 बार करा है, क्योंकि हर बार फ्लेयर डिफरेंट होता है। कहते हैं सर 15 बार कर चुके हैं, अभी भी ऐसा लगता है ना पहली बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है ना सर। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कहीं रट के नहीं बैठा हुआ। और हो सकता है कई बच्चों को बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट के बाद में, क्लैरिटी डेवलपमेंट होगी, यही मजा है। बिल्कुल। नंबर 3 की बात जो कर रहे हैं वो ज्ञान ही तो है। प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, वृहद प्लैनेट है। अगर सारे व्यूअर्स और आप भी ध्यान से सोचें तो धरती स्पेस में जहां पर है, उसके आगे मार्स, उसके आगे जुपिटर, उसके आगे सैटर्न। ओके। ये वहीं से बना हुआ है। इसके पीछे वीनस, इसके पीछे मरकरी, उसके पीछे सन। सन है ऊर्जा, मरकरी है बुद्धि, वीनस है आपकी प्रॉस्पेरिटी, मार्स है पराक्रम, बृहस्पति आपका ज्ञान, और उसके पीछे कर्म। ओके, मतलब पूरी सीक्वेंसिंग ही ऐसी है। अगर आप ऊपर कॉस्मोस को देख लें या अपने धरती पर देख लें, पंडित पुजारी से ग्रहों के हिसाब से कहते हैं, मैं कहता हूं सेलेस्टियल को देख लो चाहे कहीं देख लो, लॉजिक हर जगह फिट होता है। कभी दोबारा और डीप में इस पे चर्चा करने का मन करा तो मैं आपको पूरे डायग्राम बना बना के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये काम करता कैसे है। मेरे को लग नहीं रहा कि सर आपकी नॉलेज एक पॉडकास्ट, मेरे को लग रहा है पूरी सीरीज आपके साथ शूट करनी पड़ेगी। सर ये एक्चुअली कोशिश करी है कुछ मैंने कि लॉजिक को ऊपर से दिखाऊं कि आप एक बार ग्रहों को देखो, नक्षत्रों को देखो, और अगर लगे कि ये झूठ है तो ऊपर देख के बताना वो भी झूठा हुआ फिर तो। बिल्कुल। यत पिंड तत् ब्रह्मांड। अगर पिंड में है तो ब्रह्मांड में भी होगा, और ब्रह्मांड में है तो पिंड में भी होगा। तो पराशर ऋषि का ज्ञान मिथ्या नहीं है। पराशर ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी जो हमारे पास इंकित की है ना, पराशर सिस्टम जिसे कहते हैं, गलत नहीं है। बृहस्पति इसी बात की इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी बातें बृहस्पति से आती हैं। बृहस्पति का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आपकी संतान बृहस्पति से आती है। लाइफ का एंजॉयमेंट बृहस्पति से आता है। शादी, लड़कियों की शादी बृहस्पति से आती है। Okay. घर की हैप्पीनेस बृहस्पति से आती है। आपके गुरु का ज्ञान बृहस्पति से आता है। लाइफ के अंदर जो पहली शुरुआत होती है किसी खुशी की, वो बृहस्पति से आती है। आपका जीव कारक कहते हैं इसे, जीव कारक। तो जीव की जो ऊर्जा है वो बृहस्पति से आती है। तो एक प्लैनेट ये बहुत सारे सिग्निफाई करता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एक ही प्लैनेट को इतना ज्यादा पार्शियलिटी क्यों कर दिया आपने? इसके भी लॉजिक्स हैं। तो किसी सेशन के अंदर कहीं कुंडली उठा के लाऊंगा, हाथ से बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे बात है। और एस्ट्रोलॉजी कोर्स में मैंने पढ़ा है अपने। मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आप तो अपने कोर्स बेचने के लिए बैठे होते हो। काम है सर, कर रहे हैं ईमानदारी से, पर बेचते हुए ना आत्मा नहीं बेची अब तक, कंटेंट बेचा है। बिल्कुल। और जितने बच्चे सुन रहे हैं इस मेरे को, मेरी क्लासेस में ना ये हमेशा मुसीबत रहती है कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। मैंने कल रेकी लेवल की 3 क्लास पढ़ानी थी मुझे, सर तीसरा हफ्ता हो गया है, कल सिर्फ डिस्कशन चल रहा था रेकी लेवल 2 पे। Okay. और बच्चे इतने खुश थे ना, कहते सर ये बातें हमने बाहर नहीं सुनी, और वो लोग कई जगह से रेकी पढ़ के आए हैं। ये सब बृहस्पति है। लेकिन भूख शांत नहीं हुई। भूख क्या सर, आंसर नहीं दिए किसी ने उनके, अनआंसर्ड क्वेश्चन है और लॉजिक इलॉजिकल बातें बताई हैं। बहुत लॉजिक पे बेस्ड चीजें हैं ये वाइब्रेशन है। बृहस्पति की जो वाइब्रेशन है वो मैं टोटलिटी में आपको बता रहा हूं। मैं अगर अपने जुपिटर पे हो या आप अपने जुपिटर को जस्टिफाई कर लेंगे ना, आपके पितृ जस्टिफाई हो जाएंगे। ओके। जिसने पिछले जन्म में ज्ञान का अपमान या गुरु का अपमान करा होता है, उसे इस जन्म में बृहस्पति वक्री मिल जाता है। रेट्रो जुपिटर कहते हैं। खैर कंसेप्ट थोड़ी अलग है, आगे चलते थोड़ा सा। बृहस्पति में एंजाइटी, ईगो, एसिडिटी बहुत होती है। ओके। मैं का भाव, मैं का ज्ञान, कि दुनिया में अगर कोई है तो मैं ही हूं। ब्रह्मा मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि का दूसरा वर्जन आ जाता है। ओके। वो घमंड वाला वर्जन। एक है कि मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं, ये बहुत सात्विक वर्जन है कि वो महाशिव हैं, मैं उनका एक अंश हूं और वो मेरे अंशपति हैं जी। एक ये वर्जन है। पर इसके साथ में होता है कि अहम ब्रह्मास्मि और रावण वाला वर्जन आता है, तो बृहस्पति वो भी है। तो आप जो सर ये सबके बारे में ट्रेट्स बता रहे हैं, ये जो एप्लीकेबल होगा ये उन 7 के नंबर्स पे भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें जब हम अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं या बताते हैं तो ये पूरा एप्लीकेबल भी होता है, इंच बाय इंच एप्लीकेबल होता है।
कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को और आपको भी कि सारे नंबर एक साथ मत अप्लाई कर देना, कॉम्बिनेशन है यहां पर। कभी आज 4 नंबर वालों को देखो, सारे नंबर अप्लाई कर दो उसके ऊपर, या 4 नंबर अप्लाई कर दो कि ये तो राहु का पूरा करेक्टर नहीं है, या 2 नंबर अप्लाई कर दो कि मून करेक्टर तो नहीं है। कॉम्बिनेशन है इंसान नंबर्स का। मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं। सारे प्लैनेट को पहले देखो चार्ट में कितना आ रहा है, डेट में कितना आ रहा है, उसके बाद अप्लाई करना है। ओके, खैर नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 मींस राहु। इंग्लिश सिस्टम में से यूरेनस भी कर देते हैं। राहु और केतु राक्षस स्वर भानु के 2 हिस्से थे। एक राक्षस था स्वर भानु, जब ये समुद्र मंथन हो रहा था दैत्यों और देवों के बीच में, तो वहां पर जब समुद्र से अमृत आया था कलश में, धन्वंतरी जी जब लेके आए थे, तो झगड़ा हो गया। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो कहते हैं दैत्यों को तो मोहित कर लिया था विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में। जिसके अंदर भी दैत्य होगा ना, वो शरीर से मोहित हो जाएगा। जिसमें भी दैविक अंश होंगे ना, वो अमृत को देख लेगा। दैत्य केवल शरीर देख पाता है, देवता अमृत देख पाता है, अंतरात्मा देख पाता है। इसका मतलब ऐसे निकलता है। स्वर भानु ऐसा दैत्य था जिसने मोहिनी को देख लिया। अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रांग चीज रही होगी, जो कि कोई भी दैत्य देख नहीं पा रहा था। एकमात्र ऐसा राक्षस जिसने मोहिनी को देख लिया कि यहां तो कुछ और है, और वो सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया देवता रूप लेके कि मैं भी अमृत पीऊंगा। वो दैत्य स्वरभानु रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया। तो जैसे उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्र को पता लग गया कि ये तो आभास हो गया उन्हें कि ये तो दैत्य है। उन्होंने तुरंत बोला विष्णु भगवान से कि भगवान ये तो दैत्य है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने स्वरभानु का यहां से भेदन कर दिया। इतना हिस्सा बना राहु और नीचे बना केतु। ओके, ये एक ही बॉडी के 2 वो हैं। 2 हिस्से थे। ये स्वर भानु राक्षस के 2 हिस्से हैं, एक राहु सिर के ऊपर वाला और केतु नीचे वाला। तो राहु वाले व्यक्ति हमेशा बॉडीमेंट देखते हैं कि जिंदगी में कंटेंट मिल जाए, जिंदगी में कहीं ठहराव मिल जाए, जिंदगी में ग्राउंड मिल जाए, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। केतु वाला हमेशा मानसिकता देखता है, वो मानसिकता ढूंढता रहता है। मानसिक लोग कहते हैं केतु को। राहु भौतिक, केतु आध्यात्मिक या मानसिक। ये बेसिक लॉजिक है। तो नंबर 4 रिप्रेजेंट्स राहु, नंबर 7 रिप्रेजेंट्स केतु। राहु है 4 नंबर और केतु है 7 नंबर। राहु यहां से डील करता है दिमाग में तेजी, दिमाग में एंग्विश, भगाना, लगातार कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। राहु को दिमाग चलाना बहुत पसंद आता है, बेफजूल में, जितना तेज चल सके उतना तेज। राहु का मतलब होता है एक काला धब्बा भी, क्योंकि जब इंसान कई बार अपने लालच में फंस जाता है तो कई काम गलत भी कर देता है। राहु अनैतिक भी है क्योंकि दैत्य है, पर राहु कुछ ऐसे काम कर सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। तो कई बार हम पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन देखते हैं, वहां राहु बहुत काम आता है। शेयर मार्केट में फायदा देखते हैं, वहां राहु काम आता है। तो जितने अनएथिकल काम हैं वो ये कर सकता है। ओके, वो और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। जितने निकृष्ट काम, निम्न काम है, शनि और राहु से करा लीजिए, आराम से कर लेंगे। बहुत लॉजिकल है। अगर आप बिल्कुल भी अपने जरा सी भी सोचेंगे मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, आपको भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि प्लैनेट किस चीज का है, रैपिडनेस का। शरीर ढूंढा जल्दी से जल्दी, दिमाग है शरीर नहीं है। तो राहु शरीर ढूंढता फिरता है, बॉडी ढूंढता फिरता है कि मुझे किसी की बॉडी मिल जाए, काबू कर लूं, पोजेशन, हावी होना, लॉजिक में जीतना, कंपटीशन जीतना, आवाज को तेज करके दबा देना सामने वाले को, कुछ लॉजिक को मार के सामने वाले को दबा देना, कॉन्करेंस, अपने को लीडर दिखाना, लीड करना। और राहु जो है ताकतवर भी बहुत है। ओके, तो राहु जब बोलता है ना तो आपको उसकी आवाज में नाद सुनाई देगा। राम, राहु, रावण, रा कॉमन है इनमें। ओके, रा का मतलब होता है बड़ा। जिस भी शब्द के पहले रा लग जाएगा ना, उसकी मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी हो जाती है, वो इंटेंसिफिकेशन में आएगा। संस्कृत का बहुत प्यारा यूज है ये, संस्कृत का मीनिंग है इन बात पे। हुंकार जिसकी बहुत बड़ी होती है उसे राहु कहते हैं। हुंकार जिसकी बहुत बड़ी होती है उसे राहु कहते हैं। तो राहु वालों की आवाज की पिच बड़ी जबरदस्त होती है। ऑनेस्टी का
बहुत मार्कर दिखता है इनमें, जो मन में आएगा बोल देंगे विदाउट फिल्टर। इन्हें चुप कराना पड़ता है कि मेरे बाप चुप हो जा, बहुत ज्यादा बोल दी तूने, ऐसी बात तो नहीं बोलनी थी। कहीं भी कुछ भी बोल जाएंगे। मित्र बड़े प्यारे हैं और शत्रु उससे भी। ओके। जिसके शत्रु बन गए छोड़ेंगे नहीं, काम करने पर उतर जाएंगे, आपको गोदी में लेके आपके सारे काम कर जाएंगे। पर यदि आपके अगेंस्ट हो गए, आपको हाथ भी नहीं हिलाने देंगे, हर मूव में ब्लॉक कर देंगे आपको। दैट्स राहु। राहु को हम साधारण इंसान के तौर पे लेते हैं कि आज संडे है, अखबार पढ़ना है, जूते पॉलिश करने हैं, तसल्ली बख्श काम करना है। एक ऑफिस है 9 to 6 का, वो जॉब वाले भी राहु होते हैं। ओके। जब तक कोई पंगा ना ले, और जब किसी ने पंगा ले लिया तो क्रांतिकारी भी राहु है, सारी चेन तोड़ देंगे, सारी जंजीर तोड़ देंगे, सारी मान्यताएं तोड़ देंगे। दैट्स ऑल्सो राहु। मतलब जब तक मैं शांत हूँ, शांत रहने दो, मैं भड़का तो फिर सब हिला दूंगा, फिर महादेव का अंश भी वहीं से निकल के आ जाएगा, तो वो क्रांति मचा देगा। अब अगर, क्योंकि दैत्य के भी महादेव हैं, देव के भी महादेव हैं, शुक्राचार्य के भी महादेव हैं, बृहस्पति के भी महादेव हैं। तो ये जो अंश है ना, ये उधर की रुद्र की तरफ से आता हुआ एक ताकत का, ऊर्जा का स्रोत है। वो ध्यान करता है, आराधना करता है, इसीलिए प्रभु उन्हीं के सिम्टम्स भी आते हैं। एग्जैक्टली वो प्रचंडता आती है। कई बुक्स, आजकल एक मुसीबत हो रहा है कि बुक्स का नरेशन बड़ा अलग है। तो कुछ बुक्स में इनके बारे में कुछ और भी नरेशन दिया है। कोई अगर मेरी बातों से कहीं दुखी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा उससे यहीं पे। पर अगर आप ढंग से पढ़ के बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, मेरा वाक्य से वाक्य तक सब मिला हुआ है। आप देख लेंगे यथार्थ क्या है। राहु के पास बीमारियां दिमाग की मिलती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये बहुत बार मिलता है। तो राहु वालों को दिमाग को कंट्रोल करने को बोलते हैं हम, थोड़ा दिमाग पे काबू पाओ। अगला 5 नंबर, 5 नंबर स्टैंड फॉर मर्करी। मर्करी नंबर 5 एक शरारती नंबर है, इसे राजकुमार कहते हैं। ये अपने बाल्यावस्था में रहता है, ये हमेशा मस्ती, मजाक, अल्लड़पन, एक मौज करना कि जो भी करो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले खोज लो, वो वाला टाइप का अप्रोच रहता है इनका। अपनी मस्ती में, दीवानगी में खोने वाला नंबर है। और जब भी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, बस तब परेशान होता है। मर्करी पर्सनालिटीज को लोड मत दीजिए, बाकी सब ठीक है। ओके। सौम्य है, बहुत चंचल भी हैं, और साथ ही साथ कुटिलता भी है, इंटेलिजेंस है विट के साथ में। सामने वाले को मोलेस्ट भी कर सकते हैं दिमाग से, हैरास भी कर सकते हैं, दिमाग ऐसा तेज है। वाणिज्य का नंबर है, एक फाइनेंस का नंबर है। कमजोर दिल होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनका दिल बड़ा कमजोर होता है, इमोशंस बड़े कमजोर होते हैं। तो मरीज दिल के हैं हर तरीके से, और अपने पिता जैसा बनना चाहते हैं। नंबर 1 की 2 संतान होती हैं, सूर्य की 2 संतान होती हैं, ऐसा कहते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें या एस्ट्रोनॉमिकली भी देखें तो सन के पास मरकरी होता है। तो मरकरी ऐसा छोटा बच्चा है जो अपने पिता के साथ रहना चाहता है, हमेशा पीछे पीछे, कुर्ता पकड़ के, शर्ट पकड़ के। अब मरकरी सन के पास जितना जाएगा, मरकरी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके। एक और पुत्र है सन का, वो है सैटर्न। वो जितना दूर रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो सैटर्न की दूरी सन से काफी स्ट्रांग होती है, मरकरी की दूरी सन से काफी क्लोज होती है। ओके। मरकरी वाले लोग, अगर हम इसे लाइफ में समझें तो ऐसे होंगे कि ये पावरफुल पर्सनालिटीज के पास रहेंगे। कोई फादर होगा या गॉड फादर होगा इनका, कोई ऐसी चीज होगी जिसके साथ में रहते हैं। और यहीं अगर सैटर्न वालों की समझे तो सैटर्न का कोई गॉड फादर नहीं होता, और एक गॉड फादर के साथ रह भी नहीं सकते, बिकॉज दे कैन बी द गॉड फादर। ओके। एग्जैक्टली, दैट इज द सैटर्न। सो 5 नंबर के बाद होता है 6 नंबर, दैट्स वीनस। वीनस के बारे में लोगों की इतनी भ्रांतियां हैं, इतने अवमाननाएं हैं, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लस्ट का प्लैनेट, डिजायर का प्लैनेट, ये सौंदर्य का प्लैनेट है। शुक्र जो है ना,